जब वो पेंट्री खोलता है तो उसकी बीवी कच्ची मुर्गी खा रही होती है जिंदा। ये खतरनाक कहानी है बंगाल की, जहाँ एक हंसता खेलता परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है। बच्चे के खिलखिलाने की हंसी चीखों में बदल जाती है। एक हंसमुख परिवार कब्रिस्तान में बदल जाता है। ये कहानी आफ्ताब और उसके फैमिली की कि कैसे जिन और काले जादू ने उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिसने ये कहानी सुनाई ऑब्वियसली मैं उसकी आइडेंटिटी बदल देता हूँ नाम और जगह से। आफ्ताब एक बहुत ही मेहनती लड़का था। वो एक गरीब किसान का लड़का था। उसके पापा खेती करते थे। उसकी 2 बहनें थी। एक बहन की शादी हो गई थी। दूसरी बहन की शादी इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके घर की माली हालत ठीक नहीं थे। आफ्ताब अपने काम में बहुत माहिर था। वो कारपेंट्री का शौक़ रखता था और वो हर चीज़ परफेक्शन से बनाता था। उसके पूरे गांव में चर्चे थे। वो ऐसी ऐसी कलाकृति बनाता कि बाहर से लोग खरीदने आते थे। इसी हुनर के दम पे वो दुबई चल जाता है। वो 1 साल के अंदर ही अपनी बहन की शादी करा देता है और 5-6 साल दुबई में रहने के बाद इतना पैसा कमा चुका होता है कि वो अपने लिए एक घर बना पाए। वो आने से पहले ही अपने लिए ज़मीन खरीद लेता है और दुबई से आते ही अपने लिए एक घर बनाता है। कुछ टाइम के बाद शादी कर लेता है, अरेंज मैरिज। उसकी बीवी का नाम शादिया। वो अपनी बीवी को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट कर बैठता है। उसकी बीवी थी इतनी खूबसूरत। आफ्ताब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और बहुत केयर करता था। आफ्ताब की माँ नहीं थी। उसके पैदा ही होते वो दुनिया छोड़ जाती है। आफ्ताब अपनी शादी से बहुत खुश था और ये शादी उसके लिए तकदीर खोल देती है। वो अपने लिए एक हार्डवेयर का दुकान खोलता है जो उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है क्योंकि उस वक्त गाँव में कोई भी दुकान नहीं थी। उसका दुकान बहुत अच्छे से जमता है और बहुत अच्छा चलता है। इसी बीच आफ्ताब और सादिया की एक बहुत प्यारी बेटी पैदा होती है जो कि बिल्कुल सादिया पे गई थी। वो बहुत खूबसूरत थी दिखने में। उसकी आंखें बहुत चमकीली थी। आफ्ताब का दुकान इतना अच्छा चल रहा होता है कि वो अपने लिए एक और दुकान खोल लेता है और वो दुकान भी किस्मत से बहुत अच्छी जमती है। उसमें ग्राहकों की कमी नहीं होती। अब आफ्ताब के लिए वो घर छोटा लगने लगता है जिसमें 1 हॉल 1 रूम था। वो सोचता है कि मैं अपने लिए एक बड़ा घर बनाऊँ। आफ्ताब को बच्चों से बहुत लगाव था। वो जब भी बच्चों से मिलता उसके लिए टॉफ़ी कैंडी या कुछ न कुछ लेके जाता, इसलिए बच्चे भी आफ्ताब को बहुत पसंद करते थे। आफ्ताब अपने लिए एक नया घर बनवाता है जिसमें वो बहुत सारे पैसे खर्च करता है। उस जैसा घर आज तक गांव में किसी का नहीं था। उस घर की गेट ही 2 करोड़ की थी, फुल्ली ऑटोमेटेड हाईटेक गेट। आफ्ताब और सादिया अपने न्यू घर में शिफ्ट कर जाते हैं। 1 महीने बाद ही उसका एक बेटा होता है जिसका नाम जैद होता है। वो दिखने में अपने पापा पे गया था। उसके जो पापा और बहनें थी वो उसी घर में रहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपना गाँव या खेती बाड़ी छोड़ के आए। इस वक्त तक आफ्ताब की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसने लाइफस्टाइल अपने इतना अच्छा कर लिया था, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर। जैद के पैदा होते ही उसकी दुकान और अच्छी चलने लगती है और उसका घर बहुत खूबसूरत था। इसी खुशी में वो अपने परिवार, दोस्त और गांव के लोगों को दावत पे बुलाता है। वो उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है। वो अपनी नई गाड़ी, घर, गेट सब दिखाता है। वो आफ्ताब थोड़ा बहुत शो ऑफ भी करता था। ये उसके लिए महंगा पड़ने वाला था क्योंकि अगले ही दिन उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो जाती है। आफ्ताब सोचता है कि हो सकता है सादिया को फूड पॉइजनिंग हुआ हो, तो वो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता है, बस मेडिसिन दे देता है। वो सोचता है कि ठीक हो जाएगी, पर वो ठीक नहीं होती। अगले ही दिन वो सोचता है कि चलो डॉक्टर पे दिखाई देते हैं। आफ्ताब अगले ही दिन सादिया को फिर डॉक्टर पास ले जाता है जो गांव में नहीं होते नॉर्मल से डॉक्टर, उसके पास। तो वो दवाई देता है। सादिया बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तीसरे दिन भी सादिया की तबीयत बिगड़े रहती है तो आफ्ताब सादिया को लेके एक अच्छे डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ से वो मेडिसिन लेता है, पूरा चेकअप कराता है, फिर वो घर ले आता है। आधा 1 घंटा सादिया ठीक रहती है, उसके बाद फिर से फीवर चढ़ जाता है। अब आफ्ताब सोचता है कि मैंने डॉक्टर को दिखा लिया, मेडिसिन असर क्यों नहीं कर रहा। यही सोचते सोचते 5 दिन हो जाती है। फिर आफ्ताब उसे दिल्ली एम्स लेके जाता है। एम्स के हॉस्पिटल में आफ्ताब ने पूरी चेकअप कराई, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। यही देख के फिर वो वापस सादिया को घर ले आता है। 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। सादिया की तबीयत और ख़राब होती जाती है। अब आफ्ताब इस वक्त तक टेंशन में आ गया था क्योंकि सादिया ना तो कुछ खाती ना किसी से बात करती ज़्यादा। उसने बहुत सब कुछ करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, कम कर दिया था। अब आफ्ताब सोचता है कि ज़रूर कुछ मामला है। आफ्ताब अपने दोस्त से मदद मांगता है तो आफ्ताब को एक नंबर सेंड करता है उसका दोस्त। वो एक मौलाना का नंबर था। आफ्ताब जाता है, मौलाना से मिलता है। वो मौलाना बोलता है कि उसे नज़र बद लगी है। तो वो आफ्ताब से अच्छे खासे पैसे हटता है। क्योंकि वो मौलाना फ्रॉड था इसलिए वो आफ्ताब समझ जाता है बाद में। ये सब चीज़ें हुए भी 1-1.5 महीने बीत जाते हैं। शादी की तबीयत इस लेवल पे ख़राब हो जाती कि ना तो वो किसी से बात करती, ना तो वो टीवी देखती, ना फ़ोन चलाती। यहाँ तक कि वो बच्चों से भी बात नहीं करती, सिर्फ बेड पे पड़े रहती और खोई रहती कहीं। अब आफ्ताब इस वक्त तक बहुत टेंशन में आ चुका होता क्योंकि उसकी बीवी ना कुछ खाती ना पीती, कुछ भी नहीं करती। आफ्ताब अपने घर में बता देता है और साथ ही साथ उसके मायके वालों को भी। मायके वाले एक ओझा का नंबर देते हैं। आफ्ताब उनसे मिलता है। फिर ओझा उसे 11 दिन का चिल्ला काटने बोलते हैं। आफ्ताब को वो लुबान देते हैं और कुछ कुछ चीज़ें देते हैं, वो जलाता है। 11 दिन का चिल्ला जैसे कंप्लीट होता है, सादिया 2 दिन तक ठीक रहती है। उसके तीसरे दिन से फिर उसे वही चीज़ें हो जाती हैं। ये सब तो कुछ नहीं था, पर इसके बाद जो होने वाला था वो आफ्ताब के रोंगटे खड़े कर देता है।
एक दिन आफ्ताब की नींद 2 बजे खुलती है। वो देखता है कि उसकी बीवी बिस्तर पे नहीं है। वो उठ के देखता है तो देखता है वो सोफे पे पीट करके बैठी हुई है और वो सादिया कुछ पढ़ रही होती है। उसके हाथ में कुछ होता है। जब आफ्ताब और करीब जाता है तो देखता है उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसी भाषा बोल रही थी जो कि आफ्ताब ने ना तो कभी सुना, ना तो वो इंग्लिश थी, ना हिंदी, ना मराठी, ना पंजाबी, ना स्पेनिश। ऐसी कोई भाषा नहीं थी। आफ्ताब पहली बार ये भाषा सुन रहा था और बहुत ही अलग था। वो सादिया के पास जाता है। सादिया, 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 होश में आओ, तुम क्या कर रही हो? आफ्ताब बहुत आवाज़ लगाता है, सादिया बिल्कुल भी नहीं सुनती। तो आफ्ताब सादिया के कंधे पे हाथ रखता है। सादिया एक बैग से घूर के देखती है उसे। और आफ्ताब ने कहा था वो आंखें मुझे इस तरह से घूर रही थी जैसे वो सादिया नहीं कोई और है। मैं उस वक्त तक सच में डर गया था। अब आफ्ताब बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहा होता कि मैं किसी अच्छे मौलाना के पास जाऊंगा, क्योंकि ये कुछ अलग ही चीज़ है। जैसे ही सुबह होती है आफ्ताब अपने दोस्त को फ़ोन करता है। वो बोलता है भाई प्लीज़ मेरी मदद कर, ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ किसी को बताना नहीं। आफ्ताब को बहुत पहुँचे हुए मौलाना का नंबर देता है। वो मौलाना से जब वो संपर्क करता है तो वो पता चलता है कि वो मौलाना तो 1 महीना बाद आने वाले। फिर वो दूसरे मौलाना का नंबर लेता है। वो मौलाना को घर बुलाने के लिए बोलता है तो वो बोलते हैं 2 दिन बाद आएंगे। पर ये 2 दिन में कुछ ऐसा होता है कि आफ्ताब फिर से शौक में चल जाता है। आफ्ताब की नींद अगली ही रात खुलती है 2 बजे के करीब। आफ्ताब देखता है कि उसकी बीवी बेड पे नहीं है। फिर वो सोफ़े की तरफ देखता है, वो सोफ़े पे भी नहीं होती। फिर रूम से बाहर जाता है, देखता है वो हॉल पे भी नहीं है, किचन, बेडरूम, बच्चों की रूम में भी नहीं रहती। किचन की तरफ से कुछ आवाज़ आ रही होती है। वो किचन में जाता है तो सादिया किचन पे भी नहीं होती। जब वो पेंट्री खोलता है तो उसकी बीवी कच्ची मुर्गी खा रही होती है जिंदा। ये चीज़ आफ्ताब के रोंगटे खड़े कर देता है। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है, वो फ्रीज हो जाता है। उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता ये चल क्या रहा है। उसकी कोमल सी अच्छी खूबसूरत बीवी ये क्या कर रही है। आफ्ताब अपने आप को संभालता है, फिर जाता है सादिया के पास, उससे हाथ से वो मुर्गी छीनता है और फिर वो शांत कराने की कोशिश करता है। सादिया को इस वक्त तक कुछ भी होश नहीं होता है। सादिया को जैसे तैसे ले जाके बेड पे सुला देता है। सुबह उठ के जब सादिया से पूछता है कि तुम ये रात को क्या कर रही थी, उसने मुर्गी का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि अगर वो करता तो वो शायद रोने लगती या ट्रॉमा हो जाता उसको। जैसे ही ये सादिया से पूछा गया तो वो बोलती मैं तो सो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। ये बोलते ही सादिया भयंकर उल्टी करने लगती, क्योंकि उसने कच्ची मुर्गी खाई होती। उसका पेट ज़रा भी उसको पचा नहीं पाता। जल्दी से आफ्ताब सादिया को बैठाता है कार में और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देती है जिससे उसका फूड पॉइजनिंग एटलीस्ट ठीक हो जाता है। पर ये जो क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी उसके साथ, डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसे वापस घर लेके आता है। आफ्ताब जैसे ही सादिया को घर लाता है वो तुरंत मौलाना को फ़ोन करता है। बड़े मौलाना इस वक्त तक आए नहीं थे, लेकिन छोटे मौलाना रहते तो उनको फ़ोन करता है, बुलाता घर पे। वो घर आते हैं, घर की पूरा मोहल्ला करते हैं। पूरा घर चेक करने के बाद उसे कुछ चिराग और लोबान देते हैं जलाने के लिए। 11 दिन का चिल्ला काटना रहता है। वो 11 दिन आफ्ताब करता है। 11 दिन बिल्कुल सब सही चल रहा होता है। जैसे 12 दिन होता है उसकी नींद वापस से 12 बजे खुलती है। वो देखता है उसकी बीवी बिस्तर पे नहीं है। वो फिर सोफ़े की तरफ देखता है, वो वहाँ भी नहीं होती। बच्चे के रूम, हॉल, किचन, पेंट्री सब देख लेता, कहीं नहीं होती सादिया। और इस वक्त तक ठंड इतनी ज़्यादा थी, कड़ाके की ठंड थी। आप लोग को पता ही होगा, सूरज डूबने के बाद गांव में पूरा अंधेरा छा जाता, कोई भी घर से अपने बाहर नहीं निकलता। और अगर ठंडी हो तो और भी जल्दी ये सब होता है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता जल्दी। जब आफ्ताब अपने घर पे पूरा देख लेता है, सादिया कहीं भी नहीं होती, छत पे भी देख लेता है। फिर वो बाहर जाता है लॉन में। उसका लॉन काफ़ी बड़ा था। वो लॉन में देखता है सादिया बैठी हुई और कुछ खोद रही है। वो जाता है जल्दी से, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सादिया के मुँह और हाथ में दोनों में खून रहता है, क्योंकि सादिया ने मुंह से भी खोदा था और हाथ से भी। उसके हाथों पे मिट्टी लगी रहती है और हाथ से खून टपक रहा होता है। ये मंजर देख के आफ्ताब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हक्का बक्का हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाता है। वो जैसे तैसे अपनी बीवी को संभालता है और जल्दी से ले जाके बेड पे लेटाता है। उसकी बीवी को थोड़ा भी होश नहीं होता। वो सुबह जब उठती है तो रोने लगती, मेरे हाथों पे ज़ख्म किसने किया, मेरे मुंह पे ज़ख्म किसने किया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो ऑलमोस्ट अपना मेंटल हेल्थ आपा खो चुकी थी। बच्चे भी देख के काफ़ी रो रहे थे। आफ्ताब ने कैसे कैसे समझा बुझा के उन्हें बैठाया, शांत कराया। ये मंजर देखते ही आफ्ताब ने अगले ही दिन बड़े मौलाना को फ़ोन किया। बड़े मौलाना अगले ही दिन आने के लिए मान जाते हैं। ये सारी चीज़ें आफ्ताब के साथ ऑलमोस्ट डेली होती। उसकी बीवी कुछ ना कुछ पढ़ रही होती, कुछ खा रही होती, अजीबोगरीब चीज़ें कर रही होती। अगले दिन जैसे ही बड़े मौलाना घर की दहलीज पे कदम रखते, वो आफ्ताब की तरफ देखते। आफ्ताब समझ जाता कुछ न कुछ गड़बड़ है। मौलाना ने पूरे घर का मामला लिया, पूरे घर चेक किया, एक एक रूम, एक एक कमरे। उसके बाद वो एक हॉल में आते और एक हिसार बांध जाते हैं, एक सर्कल। वो सर्कल में बैठते, वो किसी से बात कर रहे होते। वो उनका मौकील होता है। वो अचानक से खड़े होते, उनका जिस्म पूरा पसीना पसीना होता है। वो बाहर जाते हैं लॉन में आफ्ताब के साथ, बोलते हैं यहाँ खोदो, यहाँ खोदो। ये वही जगह होती है जहाँ सादिया पिछले रात खोद रही होती है। वो खोदना स्टार्ट करते हैं। उन्हें एक ताबीज़ दिखता है। आफ्ताब जैसे ही उस ताबीज़ को उठाने जाते हैं, दूर हटो, उसे छूना नहीं वरना वो चीज़ तुम पे आ जाएगी। तो मौलाना जी एक हाथ में कुछ पहन के उसे कुछ चीज़ से उठाते, एक बोतल में बंद करते। इस वक्त तक उसके घर वाले भी आ चुके होते,
क्योंकि वो आफ्ताब कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, सब कुछ बता देता है। आफ्ताब का साला आता है, मौलाना जी उसे बहुत ज़रूरी काम सौंपते हैं आफ्ताब और उसके साले को। वो कहते हैं कि इस बोतल को इस जगह पे दफन करके आना, आपको याद रखना। ये जब दफन करके आओगे तो आपको पीछे से कोई ना कोई ज़रूर आवाज़ देगा। आपको रुकना नहीं है, ना उनकी तरफ देखना, ना उनकी तरफ माइल होना, आपको बस चलते जाना है। कोई भी रुकाएगा कुछ भी नहीं करना आपको। आफ्ताब बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो जाता है, दफन कर देता है। दफन करके वो जैसे ही बैठता है, एक तेज़ हवा चलने लगती है। उसका साला भी घबरा जाता है। वो गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं। आफ्ताब को ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है, कोई उसे आवाज़ दे रहा है, आफ्ताब रुको, आफ्ताब। आफ्ताब बहुत ही डर जाता है। आफ्ताब अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा लेता है। वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। मौलाना जी उसे खुशखबरी देते हैं, बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब ये चीज़ तुम्हारे घर से जा चुकी है, अब दोबारा नहीं आएगी। हाँ, लेकिन याद रखना, अगर ये तुम्हारे घर में लॉन में दफन था, इसका मतलब तुम्हारे घर का ही कोई है। तुम याद रखना, ये दोबारा अटैक ज़रूर करेगा, चौकन्ने रहना, तुम सावधान रहना। जब ताबिज़ निकलता तो आफ्ताब तो रोने लग जाता है, पर अब आफ्ताब चैन की सांस लेता है। उसकी बीवी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। सादिया इस वक्त तक बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। अच्छा खाना, अच्छी डाइट और आफ्ताब की मोहब्बत की वजह से वो वापस से रिकवर कर जाती। पर आफ्ताब का जो बिज़नेस था वो रिकवर नहीं कर पाता उतना, क्योंकि पिछले साल ही उसने अपना एक हार्डवेयर स्टोर सेल कर दिया था। ये सब के चक्कर में वो ध्यान ही नहीं दे पाता था अपनी दुकान पे। आफ्ताब भी अगले 6 महीने में अपनी दुकान को वापस से खरीद लेता था। उसकी वापस से आमदनी आनी स्टार्ट हो जाती है। पर अगले ही साल उसकी बीवी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। लगभग 1.5 साल के बाद आफ्ताब और सादिया इस कदर इसे भूल चुके होते कि ये कभी हुआ ही नहीं, लेकिन 1.5 साल के बाद वही सारी चीज़ें दोहराने लगती है। आफ्ताब एक दिन उठता है, देखता है कि उसकी बीवी बिस्तर पे नहीं है। वो जाता है बाहर देखता है लॉन में भी नहीं होती। उसकी बीवी छत पे रहती है और हंसते रहती है। ये डर जाता है देख के। अगले दिन वो बड़े मौलाना को फ़ोन करता है वापस। बड़े मौलाना आते हैं, आफ्ताब को साफ साफ कह देते, इस बार जो अटैक हुआ है वो नामुमकिन है रोकना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार जिसने भी अटैक किया है कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। आफ्ताब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। ताहिरा 4 साल की और उसका बेटा जैद 2 साल का होता है। अगले ही दिन आफ्ताब की नींद वापस से खुलती है। आफ्ताब देखता है कि उसकी बीवी न बेड पे, न बिस्तर पे, न रूम में, न छत पे, न लॉन पे। जब आफ्ताब पूरे घर में देखने के बाद जब मेन गेट पे जाता है, मेन गेट के जैसे बाहर देखता है कि उसकी बीवी नंगी पड़ी हुई। सादिया ने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे, वो बिल्कुल नंगी थी। हो सकता है वो ठंड के मारे मर गई, लेकिन उसका इंतकाल हो जाता है। आफ्ताब जल्दी से अपनी बीवी को उठाता है, बिस्तर पे ले जाता है, उसे कपड़े उपड़े पहनाता है और बस उसे उठा रहा होता है बस, लेकिन उसको पता चल चुका होता है कि उसकी बीवी अब दुनिया छोड़ के जा चुकी है। ये चीज़ आफ्ताब देख के चीख मार के रोता है, इतना कस के रोता है कि उसके बच्चे तक बाहर आ जाते हैं। पर अभी कहानी शुरू कहाँ हुई, असली कहानी तो यहाँ से स्टार्ट है। उसकी बीवी को दुनिया से जाए हुए 40 दिन होता है और सेम चीज़ें उसकी बेटी ताहिरा के साथ भी स्टार्ट हो जाती। नो रियल स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। सब्सक्राइब।